आ जाइए, आ जाइए। अ, संविधान के लगभग 80 प्लस प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, और ये सारे जो प्रश्न हैं ये चुनिंदा सवाल हैं। इन प्रश्नों में से अधिकांशतः प्रश्न आप देखेंगे कि बिहार दरोगा के एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ही ज्यादा है, तो वीडियो लंबा होगा। एकदम इत्मीनान से धैर्य बना करके इसको देखिए और प्रश्नों को याद करने की कोशिश करिएगा। अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा 5-10 मिनट में, तो आपको जो है वो लंबे समय तक याद रहेगा। एग्जाम तक तो कम से कम याद रहेगा ही रहेगा। आज एक बार देख लीजिए, और जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे सुबह एग्जाम है, तो 5-10 मिनट इस पर फोकस कर लीजिएगा। तो यहां से आप 3-4 नंबर बटोरेंगे इकट्ठा एक वीडियो से, तो फायदा आपका डायरेक्ट होने वाला है। आ जाइए, हम लोग देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे जाकर के प्रस्तावना का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? प्रस्तावना का रूप ले लेगी, यही उद्देश्य प्रस्ताव। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को आप 22 जनवरी 1947 को जो है ये क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक ना, स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को ये लाया गया था। तो अगर पूछता है कि लाया कब गया था, तो बताइएगा 13 दिसंबर 1946 को ये लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, और इसको जो स्वीकार किया गया है, यह किया गया है 22 जनवरी 1947 को। तो लाने का ये है, ये लाया गया था, ये प्रस्ताव को लाया गया, और ये जो है वो स्वीकार किया गया। क्लियर है? चलिए आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं, आगे चलिएगा, और भी धमाकेदार प्रश्न आपको मिलने वाला है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक विचार हुआ था? प्रारूप की बात की जा रही है, तो प्रारूप पर जो विचार हुआ था, वह अगर विचार की हम बात करें तो विचार हुआ था कुल 114 दिन। जी हाँ, कुल 114 दिन जो है वो विचार हुआ था। बाकी बहस की बात करेगा तो बहस जो हुआ था वो हुआ था 165 दिन। चर्चा जो हुई थी वो 165 दिन हुई थी। लेकिन यहां आपसे प्रारूप की बात पूछी गई है कि प्रारूप जो था उस पर विचार कितने दिन तक हुआ, तो जो विचार हुआ वह हुआ 114 दिन। तो नोट कर लीजिएगा, विचार जो होगा वो 114 दिन होगा सही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह प्रश्न तो पूछ भी लिया गया है, हर टॉपिक को टच किया हूं। जिन टॉपिक से आते हैं प्रश्न तो एकदम बने रहिए, सब कवर हो जाएगा आपका। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए है, 9 है, 10 है, 11 है और 14 है। तो संविधान सभा की बैठकें अभी याद कैसे करना है? जब बैठक होता है, मान के चलिए कि ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि बैठक होता है तो एक आदमी के सामने एक एक ऐसे बैठते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक एक, यानी कि बैठक हुआ था कुल 11 बैठक। तो ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा कि बैठक हुआ था यानी कि एक आदमी के सामने था, एक एक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। बढ़िया से एग्जाम दीजिए, एकदम धमाकेदार तरीके से। जो पढ़ा है उसी पर भरोसा करके रिजल्ट आपका बनना तय है, बनेगा। संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? मुहर के रूप में अपनाया गया था, प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो देखिए, इसको गलत बहुत ज्यादा लोग करते हैं। किसी को लगता है कि मोर को अपनाए होंगे क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन कोई लगा देता है कि अशोक स्तंभ को अपनाए होंगे। बहुत लोग तो शेर को भी लगाएंगे, लेकिन जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था हाथी को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। अब आप आंसर करने वाले हैं किसको? तो हाथी को मुहर के रूप में, या अगर हम कहें कि प्रतीक के रूप में, तो प्रतीक के रूप में या मुहर के रूप में आप क्या बता देंगे कि भैया हाथी को अपनाया गया था। तो चलें आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आ जाइए 5वां प्रश्न। हाँ, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा।
चलिए आते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह भी प्रश्न पूछ दिया गया है। तो महिला जो सदस्य थी वह थी 15। कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह कितनी थी? तो 15 थी। तो एकदम याद रखना है कि संविधान सभा जो था उस सभा में महिलाएं जो थी वो कुल 15 महिलाएं थी, 1.25 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन और 3 और, यानी कि कुल 15 थी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है, और जब महिला वाला आप याद कर लिए तो ये भी याद कर लेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 महिला पढ़ा आपने, बस 15 याद रखिए कि धर्म के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप 5वां प्रश्न देखेंगे, 6वें का आंसर आपको खुद याद हो जाएगा कि धर्म के आधार पर तो 15, तुरंत आप फट से आंसर निकालेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। आइए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का अगर निर्वाचन करते हैं, देखिए 2 तरह की यहां पर बातें आएंगी। एक आएगा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की, और दूसरा जो आएगा वो आएगा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का। ठीक है, मनोनयन का आएगा और निर्वाचन का आएगा। तो अगर मनोनयन का आता है तो मनोनयन आप कर देते हैं आयरलैंड। ठीक है, इसमें मनोनीत होता है, जो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं वह आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन इनका निर्वाचन कैसे होगा यह किया गया है, इसमें है निर्वाचन साउथ अफ्रीका से जो है वह किया गया है कि भैया निर्वाचन कैसे होगा, मतलब चुनाव इनका कैसे जो है वह होगा, तो ये साउथ अफ्रीका से होगा। वही मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से होता है संयुक्त अधिवेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से क्या होता है तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से सर संयुक्त अधिवेशन, जो आप अनुच्छेद 108 में पढ़ते हैं, जो 108 आप अनुच्छेद पढ़ते हैं कि ज्वाइंट सेशन जो है, तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, आ जाइए। प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है? बंधुता है ना, बंधुता आपसे सीधा पूछे कि ये भैया प्रस्तावना में जो बंधुता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये बंधुता का जो आदर्श लिया गया है यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। कहां से? फ्रांस के संविधान से। तो ध्यान रखना है कि फ्रांस के संविधान से जो है वह बंधुता का आदर्श लिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये अब आप कर लेंगे ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब आप कहेंगे कि संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक देखिए 108 अनुच्छेद में है और यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बारे में 2 बातें मैं और बताऊंगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो अगर आपसे पूछे कि भैया बुलाता कौन है तो बताएंगे कि बुलाने वाले होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? बुलाते हैं ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं भाई? तो सर राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है इसकी? जब आ जाता है ज्वाइंट सेशन हो जाता है तो अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष जो है वो करते हैं। लोकसभा स्पीकर न रहे यानी अध्यक्ष न रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का होगा उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष होगा। अगर ये भी ना रहे, मान के चलिए कि बुला लिया गया तो स्पीकर नहीं है तो ये करेगा, ये भी ना रहे तो अब राज्यसभा में आ जाएंगे। और राज्यसभा का कौन रहेगा? राज्यसभा का नहीं, सभापति नहीं, क्योंकि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति कहाँ आएंगे? यहाँ संसद में बैठने, तो ये हो जाएगा उपसभापति। राज्यसभा का उप सभापति, एकदम ध्यान रखिएगा, उपसभापति। क्लियर हो गया? स्पीकर करेंगे न रहने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी न रहे तो राज्यसभा के उपसभापति। चलिए आगे आइए। अभी तक कुल 3 बार हुआ है संयुक्त अधिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान, अभी हमने बताया कि राज्यसभा के निर्वाचन जो लिया गया था वह लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। निर्वाचन जो था वो दक्षिण अफ्रीका से था, लेकिन यहाँ क्या है? नामांकन।
जो 12 लोगों को नामित करते हैं राष्ट्रपति, तो ये लिया गया है नामांकन वाला, कहां से, तो आयरलैंड से। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए अगला सवाल। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। देखिए आप पढ़ते हैं कि इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया ना, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कह दिया जाता है, धर्मनिरपेक्ष। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं और प्रस्तावना में अभी तक केवल यही एक संशोधन भी हुआ है, मात्र एक बार संशोधन हुआ है और वो भी ये 42वें से 76 में। तो कहीं ये देख के आप ये ना समझ जाएं कि 42वें से जोड़ा गया है, तो ये नहीं होगा। अभी हमने आपको अनुच्छेद 15 बताया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा धार्मिक आधार पर, यानी धर्मनिरपेक्ष है तो अपना कंट्री, तो ये तो शुरुआत से ही है। तो ये मूल संविधान में ही ये उल्लेख किया गया है, 42वें से जोड़ा गया है, बट ये उल्लेख प्रस्तावना के अलावा पहले मूल अधिकार में आपको दिखाई दिया है, इसका झलक। क्लियर है ना बात? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, सबसे सम्मानित भाग, बहुत इजीली याद कर लोगे इसको, सबसे सम्मानित भाग। तो आप लिख दीजिए, यहां क्या लिखिएगा, भाग, ठीक है, भाग। अब क्या हो गया, भार्गव हो गया। तो बस ठाकुरदास भार्गव एकदम लगाइए, आराम से सही करते जाइएगा, भाग भाग, और इसमें ऐसे कर दीजिए तो ये भार्गव हो जाएगा, ठाकुरदास क्या हो जाएगा, भार्गव, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो जो केवल, देखिए मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें केवल अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये जो है यही केवल भारतीय को प्राप्त है, और बाकी इसके अलावा जो है वो भारतीय को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आपसे पूछ रहा है केवल भारतीय को, तो इसमें से निकालिए 15। देखिए 15, तो यहां 15 है, 14 नहीं है इसमें, 17 नहीं है इसमें, 21 नहीं, 15। याद कैसे करना है, एक तो हो जाएगा 15 और इसका दोगुना हो जाएगा 30। 15 से एक बढ़िए 16, तो इधर एक घटिए 29, और 19 में है आपका कि कहीं घूमने बसने रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की, लेकिन विदेशियों को ये सब नहीं मिला है कि आप यहाँ आके भाषण दीजिए, संघ बनाइए, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो 19 भी उनको नहीं प्राप्त है। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए देखिए, विधि शब्द को व्यापक रूप से बताया गया है अनुच्छेद 13 में। 13 में विधि शब्द को व्यापक रूप से यानी कि परिभाषित एक तरह से किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 12 में राज्य की परिभाषा है, 12 में किसकी परिभाषा है, राज्य की, तो ध्यान रखिएगा। आइए आइए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, 2 पॉइंट मिलता है लिखा हुआ कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो समता की बात आए या विधि के समक्ष समानता की बात आए, तो समानता जो है वो ब्रिटेन से है, और संरक्षण की बात आए कि विधियों का समान संरक्षण, तो संरक्षण जो हो जाएगा वो अमेरिका से हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, संरक्षण अमेरिका और समानता ब्रिटेन, दोनों क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न, निजता का अधिकार। ये प्रश्न तो पूछ भी दिया गया है दरोगा में। निजता यानी कि राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 के तहत, इसको जीने के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है भैया, तो ध्यान रखिएगा। 21 को आप जीने का भी अधिकार कहते हैं, जीवन का भी अधिकार 21 में ही कहा जाता है। तो देखिए ये आ ही गया प्रश्न, और यह भी प्रश्न मजेदार है, पूछ सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जीने का अधिकार जो है, वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको प्राप्त है। किसके अंतर्गत, 21 के अंतर्गत, तो विकल्प यहां पर भी सी ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं।
अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो इस प्रश्न को गलत करने की संभावना जो है वो प्रबल बनी है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? आपने मूल्य कर्तव्य पढ़ा है ना, तो कहिएगा कि हाँ सर मूल कर्तव्य तो मैंने पढ़ा है। कुल मूल कर्तव्य की जो संख्या है वह 11 है वर्तमान में, ठीक है, यही है कुल मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य तो हम सर एक एक लाइन पढ़ लिए हैं, देखते हैं। आइए, मूल कर्तव्य कौन नहीं है पूछ रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। हाँ सर, ये मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हाँ सर, यह भी मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आइए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। हाँ सर, लग रहा है कि ये भी पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण ये राज्य का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य नहीं है। ये राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। आपका है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक ना, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण नहीं है। ये आपको फंसा देगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न फंसा देता है और आप लगा देंगे कि इनमें से कोई गलत नहीं है, बाकी गलत है। जो गलत है वो है ए। यहाँ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है, जबकि मूल कर्तव्य में है कि सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण या उसका सुरक्षा करना। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां जो नहीं समझेगा वो कहीं नहीं समझेगा, ये भी मान लीजिए। आइए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आप पुलिस बुलाते हैं तो आप निःशुल्क ही बुलाते हैं, कोई पैसा तो नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर पुलिस वाले तो लेते हैं पैसा, तो आप भी पुलिस बन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एसआई की। आप इस पद्धति को तोड़िएगा और मत लीजिएगा पैसा। पैसा आप वो लेता नहीं है, आप देते हैं, ठीक है। आपके जो कांड होते हैं, कर्म होते हैं, उसको छिपाने के लिए आप प्रलोभन देते हैं। अच्छा, आपको ही कोई कहे कि भैया मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, हमारा एक काम कर दीजिए, आप तुरंत का 20,000 10,000 में कर देंगे, ठीक है, तो वह भी आपके ही बीच से गया है। तो हो सकता है उसके मन में ये लालच आ जाए, हालांकि ये गलत है क्योंकि आपने वर्दी पहना है, कसम खाया है, लेकिन है तो वो आपके ही बीच का। लालच तो हर व्यक्ति के अंदर है कि नहीं? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, कुछ आपको मिल जाते हैं वैसे, एक आध दो गिने चुने, जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर देते हैं, ठीक है। तो ये 39A में है, किसमें है? 39A में है। आप जब भी बनिएगा तो कसम खा लीजिए कि हम गरीबों की मदद करेंगे और किसी से कोई भी अवैध पैसा नहीं लेंगे, ठीक ना, स्वतंत्र रहेंगे, अच्छा खाएंगे, रोटी चावल दाल और जिएंगे, ठीक है। चलिए आइए, निर्देशक तत्वों की प्रकृति और महत्व का अनुच्छेद वर्णित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा हर जगह और ये ढूंढते रह जाएंगे, आंसर भी गलत ही कर देंगे। तो निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है आपका, है ना। अनुच्छेद 36 से आप 51 तक पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 37 में इसके प्रकृति और महत्व को वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 37 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसी के अंतर्गत आता है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, जो 1976 में जो आया था। तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं। चलिए बताइएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से और 4 प्रकार से। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अधिकांशतः लोग आंसर करने वाले हैं 3 प्रकार से। क्या मैं सही हूं या क्या मैं? अधिकांशतः का मतलब अधिक से अधिक लोग, है ना। कुछ लोग कर सकते हैं 4 भी, कुछ लोग 2 भी कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो 1 भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, पूछा है 368 के अंतर्गत, तो ध्यान रखिए 368 के अंतर्गत 2 ही तरीके से संशोधन होता है। एक तो
विशेष बहुमत, ठीक है। और दूसरा जो है यह आधा, आधा राज्य, ठीक है, आधा और प्लस एक, आधा प्लस एक, ठीक ना, आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, वो हो जाता है। और जो तीसरा होता है इसके अलावा, 368 के अलावा, उसको हम कहते हैं साधारण बहुमत, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, साधारण या सामान्य बहुमत। वो 368 के अलावा किया जाता है, 368 का उसमें रोल नहीं होता है। तो 368 से पूछे तो 2 बताएंगे, और पूछे कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से, तब होगा 3। बाकी यहां जो आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, वित्त आयोग का गठन तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और हर 5वें वर्ष किया जाता है, तो ये भी हो गया क्लियर। आइए, यह प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूं और इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, वो ट्रिक लिख लीजिए। वो ट्रिक है विल्लो रानी। गाना आपने सुना ही होगा, गाना आपने सुना होगा ना। अब कोई पूछे कि राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित करना हो तो बताएंगे बिल्लो रानी। क्या होता है विष से? विष से होगा विधानसभा, ठीक है, वी से होगा विधानसभा, लो से होगा लोकसभा, लो से होगा लोकसभा, रा से होगा राज्यसभा, रा से होगा राज्यसभा। अब कहेंगे नी से क्या? तो नी से होगा निर्वाचित, नी से होगा निर्वाचित, मतलब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित, तो दोनों के नहीं, विधानसभा भी ऐड होना चाहिए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित, केवल विधानसभा नहीं, संसद भी होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, अच्छा शामिल नहीं है पूछ रहा है, सॉरी, तो ध्यान रखिएगा, हम उल्टा ही चल पड़े थे, तब भी मिल जाएगा, इसी से मिल जाएगा। शामिल नहीं है तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ये तो शामिल है ही, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित है ना, तो ये तो शामिल है। हमको ढूंढना है नहीं शामिल है। आइए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित, तो भैया विधानसभा के भी निर्वाचित शामिल है, कहेंगे ये भी सही है। दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित, तो विधानसभा जब लिखी दिया तो दिल्ली पुदुचेरी का भी है, ये भी है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मनोनीत का कहीं उल्लेख किया हूं क्या? मैंने केवल निर्वाचित किया है। निर्वाचित का मतलब कि जो चुनाव से आए हैं, जीत के आए हैं ना। राज्यसभा में भी 12 लोग मनोनीत होते हैं, पहले लोकसभा में भी 2 लोग होते थे मनोनीत, या अब नहीं होते हैं 2 लोग, 12 बाकी होते हैं अभी मनोनीत। विधानसभा में भी पहले 1 होते थे, अब नहीं होते हैं, तो ये 12 लोग मनोनीत वाले जो होते हैं वो नहीं देते हैं, तो ध्यान रखिएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी जब अपने डाले गए मतों का 1/6 अगर भाग नहीं प्राप्त करते हैं वो, तो इनकी जमानत राशि जो है वो आरबीआई में रह जाएगी, जब्त हो जाएगी। चलिए, 15,000 रुपया। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैक्सिमम लोग इसको जो है वो गलत करने वाले हैं। किसी को लगेगा, अच्छा इसमें जानते हैं हमेशा इसमें लगेगा कि 42वां लगा दें, 42वां संशोधन लगा दें, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में जो होता है वो 42वां संविधान संशोधन ही होता है। बाकी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग 24वां लगाना पसंद करेंगे, कुछ 44वां और कुछ तो 38वां भी लगाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि 42वां में नहीं किया गया ये प्रावधान और ना ही 44वां में किया गया है। अब आपके पास बच गया है 2, 24वां और 38वां। तो 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था और इसी समय यह प्रावधान कर दिया गया कि भैया जब संविधान संशोधन का विधेयक जाएगा तो नानू मत करिएगा, चुपचाप संशोधन सहमति दे दीजिएगा। तो सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया कि अब तो आपको सहमति देना ही है। आइए, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी दफा हुआ है, यानी कितनी बार हुआ है? अगर आपको प्रस्तावना याद होगा, एक लाइन भी याद होगा तो काम चल जाएगा। आप प्रस्तावना को देखते हैं तो आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, क्या लिखा है? हम भारत के
लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक ना, हम भारत के लोग भारत को एक को एक संपूर्ण प्रभु, अब आगे छोड़िए, इतने काम है बस। एक ये हुआ है और दूसरा ये हुआ है, बस यही 2 बार हुआ है प्रयोग भारत का। तो बहुत अच्छा सवाल है, अगर पूछ दे तो लगभग एग्जामिनेशन हॉल में सारे लोग प्रस्तावना पढ़ने लगेंगे, जिसको आता है वो करेगा। मतलब अंत तक तो मैक्सिमम लोग को नहीं आता है। शुरुआत में हम भारत के लोग भारत को इतना तो सब जानते हैं, आगे वाला नहीं जानते हैं। तो हो सकता है आगे भी छिपा हो, बट नहीं, एक ही लाइन से काम हो जाएगा आपका 2 बार, ठीक ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित न्याय का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछा गया है। अब आपको अगर नहीं याद रहेगा इस प्रस्तावना तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं बता देता हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। अब देखिए आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं, इसके अलावा ये अगर ट्रिक याद है तो आप इसको कर लेंगे। आप बस सार याद रखिएगा, सार, प्रस्तावना का सार आपको खाली याद होना चाहिए, पूरा प्रस्तावना नहीं याद होना चाहिए। कहेंगे सार मतलब, बता रहा हूं, एस से सामाजिक, ठीक है सर, सामाजिक। ए से आर्थिक, कहेंगे हाँ सर आर्थिक, और आर से राजनीतिक, कहेंगे सर बहुत बढ़िया, हमको सार याद है प्रस्तावना का, पूरा प्रस्तावना याद करने की आवश्यकता नहीं है, सार तो याद है बस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक नहीं, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक नहीं, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक नहीं, सार याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर है? तो कितने प्रकार का न्याय है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार का न्याय, ये भी याद रखिए। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक, 3 प्रकार का न्याय है। ऐसे पूछता है कि कितने प्रकार का न्याय है, तो बताएंगे। चलिए, कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? देखिए अब न्याय तो आप जान गए 3 प्रकार की, स्वतंत्रता प्रस्तावना पढ़ेंगे पूरा तभी ये जान पाएंगे। तो मैं बता दूं कि 5 प्रकार, जी हां 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। और वो 5 कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। नोट कर लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये विचार है, विश्वास है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये भी पूछ सकता है कितने प्रकार, 5, और कौन कौन, तो बता देंगे ये 5। आइए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता का उल्लेख है? तो समता 2 प्रकार, अवसर और प्रतिष्ठा, दोनों नोट कर लीजिएगा। समता 2 प्रकार, एक अवसर की समता और प्रतिष्ठा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अवसर और प्रतिष्ठा हो जाएगा 2 प्रकार। चलिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, और वो राज्य हैं अपना, पहले यूपी लिख देता हूं, साथ ही साथ अपना बिहार हो जाएगा। तो यूपी बिहार दोनों पड़ोसिया राज्य है, ठीक है। तो जैसे यूपी बिहार है ना, वैसे ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, और कर्नाटक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, ठीक है। और है आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। तो ये हो जाएगा। तो कौन कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक हो ही गया, उत्तर प्रदेश हो ही गया, ये छत्तीसगढ़ बीच में घुस गया है, यहां विधान परिषद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, किस संशोधन के द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया? ये बता दिया गया कि भाई जो आपातकाल होगा इसको न्यायिक समीक्षा से अब बाहर रखा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल को जो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, देखिए जब इंदिरा गांधी का सरकार था, ठीक ना, तो उसी समय बहुत हैवी संशोधन किया गया था। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन। उसमें तो मतलब इतना हैवी अमाउंट में संशोधन हुआ था कि कुछ कहिए ही मत, बहुत ज्यादा संशोधन हुआ था। तो उसके पहले ही ये संशोधन हुआ था कि आपातकाल जो है, आपातकाल अगर मैं लगाऊंगी तो वो संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रहे, है ना। तो यही था वो संविधान संशोधन कि जो आपातकाल
की घोषणा जो है मतलब कर दी तो न्यायालय वो उस पर कुछ ना करे, तो वो था कौन सा? 38वां था। चलिए आइए, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, पूछेगा तो फंस जाएंगे इसमें। आपातकाल की घोषणा जारी हो गई तो कितने भी दिन के भीतर, कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है? अगर देखिए, नोट कर लीजिए, आपातकाल में जब 352 अनुच्छेद का प्रहार किया जाता है, ठीक है, तो इसमें केवल और केवल 1 माह का समय मिलता है, क्योंकि ये वज्रपात है, समझिए कि ये वज्रपात है और 1 माह का समय मिलता है मात्र। और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, उसमें 2 माह का समय मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर 352 का प्रयोग हो तो 1 माह और इसके अलावा सब 2 माह, तो यहां 1 माह हो जाएगा सही आंसर। आइए, अब आपातकाल लग गया, आपातकाल लग गया, संसद के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह पर इसको बढ़ाया जाता है। जैसे एक बार लग गया आपातकाल, 6 महीना बाद फिर अनुमोदन, फिर अनुमोदन, तो ऐसे कब तक करेंगे आप? कितना दिन तक अनुमोदन करेंगे? 6 माह तक, 1 साल तक, 2 साल तक या अनिश्चित काल तक? तो जब 352 अनुच्छेद का प्रहार होता है, 352 का, तो 6-6 महीना करके, 6-6 महीना करके बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है जब तक काम ना हो जाए। तो ये हो जाएगा अनिश्चित काल तक। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब आपातकाल लगा था तो पहला लगा, दूसरा लगा, फिर दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा लगा, चलते गया चलते गया, तो सीमा नहीं है इसमें। आइए, राष्ट्रपति शासन लगना है, इसका मतलब कि 356 अनुच्छेद का प्रहार होगा। मैं बता चुका हूं कि केवल 352 में 1 महीना है, बाकी में क्या है? 2 महीना है। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों से उसको 2 माह के भीतर अनुमोदित करा लेना है। ठीक है, कितने दिन के भीतर? 2 माह के भीतर। और ध्यान रखिएगा, और यदि संसद से स्वीकृति मिल जाए तो राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रहेगा? संसद से मिल गया तो 6 महीना तक रहेगा, और 6-6 महीना करके, जहां 352 अनुच्छेद आपातकाल अनंत चल रहा था, इसमें 3 वर्ष तक आप कर सकते हैं, लेकिन 6-6 महीना पर आपको अनुमोदित करवाना पड़ेगा। ठीक है, अधिकतम राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं 6-6 महीना करके, कितना? तो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां अनिश्चित काल नहीं, अनिश्चित काल 352 वाले में है और 360 वाले में है, इन दोनों में अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं आप 6-6 महीना करके। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भैया 6-6 महीना करके कितने दिन तक हम बढ़ा सकते हैं? तो बताएंगे कि 6-6 महीना करके हम जो है वो बढ़ा सकते हैं 3 साल तक यहां। और वित्तीय आपात में तो आगे बताएंगे, धैर्य रखिए। वित्तीय आपात की घोषणा स्वीकृति कितने दिन के भीतर अगर हो गया तो जान ही रहे कि 352 में 1 माह था, बाकी सब में 356 में और 360 में, ये 2-2 माह का है, तो 2 माह हो जाएगा। चलिए आगे आइए, यदि वित्तीय आपात संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाए तो अब यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो वित्तीय आपात को एक बार मंजूरी मिल जाती है ना, तो ये चलता है अनिश्चित काल तक। वित्तीय आपात ये बार बार इसको नहीं करना पड़ता है कुछ भी। चलिए देखिए, पहले जो होता था कि उपराष्ट्रपति का जो होता था चुनाव, उपराष्ट्रपति में कौन कौन शामिल होता है ये आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, उपराष्ट्रपति वाला समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में बता दिया हूं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पहले क्या होता था कि संयुक्त अधिवेशन को बुला लेते थे और चुन दिया जाता था, लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ वर्ष 1961 में, और उसमें 11वां संशोधन से कर दिया कि नहीं नहीं, ये संयुक्त अधिवेशन वाला सही चीज नहीं है, ये भैया संयुक्त अधिवेशन में तो गड़बड़ा जा रहा है मामला, इसको बंद करिए और इनके लिए निर्वाचक मंडल बनाइए। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प राज्यसभा में किस बहुमत से पारित होना चाहिए? देखिए, पूछा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहां पारित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, केवल राज्यसभा में, चूंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये राज्यसभा के क्या होते हैं?
तो ये राज्यसभा के जो है वो सभापति होते हैं, इसलिए इनको केवल राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है और ये विशेष बहुमत से हटेंगे। राज्यसभा के विशेष बहुमत, हालांकि लोकसभा में यह प्रस्ताव जाता है लेकिन बस उस पर सहमति चाहिए, ठीक है, बाकी सहमति चाहिए तो सहमति की वैल्यू नहीं है, राज्यसभा ही माना जाता है पूरा। चलिए आइए अगला सवाल। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, अनुच्छेद भी याद करिएगा 67A पूछ सकता है। चलिए आइए, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और यह मंत्री परिषद जो होगी वो 164 अनुच्छेद, जानते हैं 163 में होगा ना, 164 में तो नियुक्ति करता है, 163 में होगा एक मंत्री परिषद और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 91वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, ईस्वी था 2003 में। इसमें मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था, चाहे वो केंद्र की बात करें, मंत्री परिषद का जो आकार था उसको सीमित कर दिया गया था, चाहे वो केंद्र की आप बात करें, चाहे आप बात करें राज्य की, है ना, राज्य का भी और केंद्र का भी, ये दोनों के आकार को सीमित कर दिया गया था और कह दिया गया कि भाई 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं रख सकते, केंद्र हो या राज्य हो, 15 तो 15, ठीक है, उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भी, ये नहीं कि 15% और मुख्यमंत्री को अलग से, ना, ये नहीं चलेगा, 15 में ही ये भी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी अगर केंद्र की बात होगी तो 15 में ही वो भी रहेंगे। लेकिन राज्यों में एक चीज कंडीशन कर दिया गया कि अधिकतम 15 और कम से कम, मतलब कम से कम कितना रख सकते हैं, तो 12 लोग, 12 से कम नहीं रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, अभी आपने देखा था बिहार में ना कि बिना चुनाव लड़े बन गए थे मंत्री, बन गए थे ना, वो 164 अनुच्छेद का पावर है, वो 164A में ऐसा बताया गया है कि बिना लड़े बन सकते हैं आप, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेना होगा दोनों में से किसी सदन का। आइए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ सकता है फिर, तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो है 167 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा। आइए, यदि मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो उसको मिलता है 30 दिन का समय, अगर पूर्ण बहुमत नहीं आया, जैसे टुटपुंजिया सरकार कभी बनती है तो राज्यपाल कहते हैं चलिए बना लीजिए, लेकिन 1 महीने का समय दे रहा हूं, आप हमको साबित कर दीजिए कि आपके पास बहुमत है। कितना समय मिला है? 1 माह का समय मिला है, आप साबित कर दीजिए कि आपके पास है बहुमत, तो 30 दिन का वो हो जाएगा सही आंसर। चलिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में शामिल नहीं है। देखिए, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, वो संघ की कार्यपालिका में। अब ये संघ वाला राज्य में घुस गया है ना, महाधिवक्ता यहां हो जाता आंसर, तो हमको ये शामिल नहीं होते, ये केंद्र वाले में होते हैं, संघ वाले में। चलिए, विधान परिषद के गठन और विघटन, तो वो गठन और विघटन 169 में है। 168 में है विधान मंडल, विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल, मंडल में दोनों आ जाता है, जहां परिषद है वो परिषद भी और सभा तो रहता ही है, तो ये हो जाएगा विधानमंडल, ये हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी राज्य, देखिएगा अच्छा से पढ़िएगा प्रश्न को, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन संसद के किस बहुमत से पारित होता है? संसद के पूछ रहा है, ठीक ना, तो ध्यान रखना है संसद के साधारण बहुमत से होता है, लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो जो विधानसभा है वो विशेष बहुमत देगी। तो संसद के किस बहुमत से पूछे तो बताएंगे संसद तो साधारण से करेगा, लेकिन जो विधानसभा है पहले वो भेजेगा करके संसद में, तो विधानसभा जो है वो विशेष बहुमत करेगा। तो बढ़िया समझिएगा, संसद पूछे तो साधारण होगा, विधान पूछे तो विशेष होगा, यानी सा से जब शुरू हो तो साधारण सा वाला लगाइए, वी से पूछ शुरू हो तो वी वाला लगाइए, तो यहां भी आपको क्लियर ही हो गया होगा। चलिए आ जाइए, किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, देखिए विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 500 रख सकते हैं और न्यूनतम जो है वो 60 रख सकते हैं।
ये विधानसभा की मैं बात किया, ये मैं किसकी बात किया? विधानसभा की। अब मैं परिषद की बात कर लूं, जो 6 राज्य में परिषद है, तो इसका 1/3 अधिकतम 1/3 विधानसभा का। अब 500 का 1/3 अधिकतम, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे बिहार में कितना है 243, तो उसका 1/3। अब जरूरी नहीं है कि सब में 500 है, 500 तो नहीं है ना सब में, तो जितने संख्या है, जैसे बिहार में 243 है, तो विधानसभा का कितना 1/3 कर लीजिए, तो यहाँ 143 1/3 जो है 243 का 1/3 हो जाएगा। मतलब कि विधानसभा की सदस्य का 1/3, ठीक है, अधिकतम। और न्यूनतम यहाँ, तो यहाँ न्यूनतम जो है वो 40, यहाँ न्यूनतम 60 है, यहाँ 40, यहाँ अधिकतम 500, और यहाँ 500 का 1/3 नहीं, याद रखिएगा, सदस्यों का 1/3। जरूर नहीं है कि हर जगह 500 हो, 500 नहीं है कहीं। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों के न्यूनतम, तो परिषद में 40 हो जाएगा, बता ही दिया। आइए, 84वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो 84वां हुआ था कब? तो 84वां हुआ था 2001 में। इससे हुआ था कि जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की जो सीट है, आप जान ही रहे हैं, ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बढ़ाया जा सकता है। 25 साल के लिए किया गया था, तो 2026 में 25 घटाएंगे तो 2001 आ जाएगा आपका। तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। आइए, विधान परिषद के सभापति को आपको हटाना है, विधान परिषद के सभापति को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो भैया ले आइए विशेष बहुमत, हटा दीजिए, ठीक है। आइए, साधारण विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं पहले भी कराया हूं कि साधारण विधेयक जो होता है, इसमें अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते हैं, और पहली बार कितने दिन तक रोक सकते हैं, दूसरी बार कितने दिन तक रोक सकते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, तो ये मैं बताने जा रहा हूं। आइए, साधारण विधेयक है, ठीक है। तो देखिए, विधान परिषद तो बना है विधानसभा के ही द्वारा बनाया गया है, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाएगा, थोड़ा सा डिले कर सकता है। तो पहली बार अगर कोई जाता है तो 3 माह उसके पास समय होता है कि 3 माह तक रोक लो, ठीक है। फिर ये परिषद जो है वो भेजता है कि देखो यार संशोधन करो, तो फिर ये भेजता है, तो दूसरी बार जो होता है इसके पास 1 माह का समय मिलता है। यानी कि टोटल समय कह रहा है अधिकतम, तो पहली बार 3 और दूसरी बार 1, मतलब अधिकतम ये कै माह तक रोक सकता है? अधिकतम 4 माह तक। अब पूछ दे कि पहली बार, तो बताएंगे पहली बार 3 माह तक, दूसरी बार में 1 माह तक। तो ये हो गया क्लियर, है ना। चलिए, अच्छा हाँ, देखिए ये प्रश्न भी, ये तो विधान पर एक करा है, अच्छा पीछे आ गए क्या? हाँ, तो देख लीजिए, प्रभावी बहुमत सही हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति को हटाने का, पीछे आ गए क्या? हाँ पीछे आ गए, आगे चलना था ना, प्रभावी बहुमत से उसको हटा सकते हैं। चलिए, धन विधेयक को विधान परिषद, तो धन विधेयक को 14 दिन, उससे ज्यादा नहीं। साधारण को भले 4 महीना रोक लो, लेकिन धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक पाओगे। आइए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधायिका में जो उच्च न्यायालय, अच्छा राज्य विधायिका है ना, तो राज्य विधायिका में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं होगी। तो राज्य विधायिका में 211 अनुच्छेद में यह वर्णन है कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो आचरण है, उनका आचरण के बारे में नहीं कि भैया वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये सब नहीं चलेगा, बंद करिए चुपचाप। 211 के अनुसार उसको बंद कर दिया गया है। चलिए, राज्यों के लिए धन विधेयक तो 199 में है, जानते हैं आप। देखिए, ऐसे धन विधेयक किस में है और राज्यों के लिए किस में है, दोनों कमेंट करिए। 110 में क्या है और 199 में क्या है। चलिए, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल के पास कितना होता है? 1/6 होता है कि 1/12 होता है? कौन बताएगा? तो ध्यान रखिए, 1/12 जो होता है वो होता है कहां से? स्नातक वाले, ठीक है। और 1/12 जो करेंगे वो कौन करेंगे? माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं और 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं वो। फिर उसके बाद नगर पालिका वाले करेंगे। तो ऐसे करके कुल जो बचता है उसका फिर 1/6 जो है वो राज्यपाल कर देते हैं आखिरी में। आइए, अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त
कितने पदेन होते हैं। तो देखिए मैं मानवाधिकार आयोग वाला कराया था आपको, तो राष्ट्रीय वाला में, दोनों मैं बता दे रहा हूं, राष्ट्रीय वाला में ऐसे होता है 1+5, ठीक है, ठीक ना, ये मुख्य सदस्य होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। इसके अलावा 7 और पूर्णकालिक सदस्य के अलावा, ये पूर्णकालिक है, इसके अलावा 7 और होते हैं। तो क्या कह रहा है, पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त कितने पदेन होते हैं, तो जो पदेन होते हैं वो हो जाते हैं 7। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कराया हूं मानवाधिकार, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के देख लीजिए, तो वहां से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, 7। और राज्य मानवाधिकार आयोग पूछे तो राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 3 होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, मूलतः संविधान, ये तो प्रश्न चित्त कर देगा भाई साहब। मूलतः भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, कितने लोग इसको बताना चाहते हैं, जरा कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं यहीं से कि कितने लोग इसको बताना चाहते हैं। मूलतः मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, बताइए। किनको किनको लग रहा है कि 11 वाले हाथ खड़ी कर दीजिए, गलत है। किनको किनको लग रहा है कि 1 वाले हाथ कर दीजिए, गलत है। किनको किनको लग रहा है कि 10, और किनको किनको लग रहा है कि 0। तो देखिए 10 वाले जो है ना वो भी गलत हैं, 0 था। अब आप कहेंगे कि क्या मास्टर क्या करके आए हैं, ध्यान रखिए, मूल संविधान में कुछ नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर ये संशोधन हुआ और मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। ये 1976 में, ये इस समय 10 जोड़ा गया, और जो 1 जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, 1। तो अब कुल 11 है। तो मूल संविधान तो 1950 में ही था, ये तो 10 तो बाद में जोड़ा गया ना, 76 में जोड़ा गया, ठीक है, और ये जोड़ा गया 2002 में 11वां। तो मूल रूप से था ही नहीं ये, तभी तो मूल कर्तव्य किस में आया, अनुच्छेद 51 का में आया ना। का मतलब कि बाद में ही ऐड हुआ है ना, नहीं तो ऐसे 51 में रहता, ऐसे का में आया, इसका मतलब ये बाद में आया। भाग 4 में रहना चाहिए, ये 4 का में आया, इसका मतलब ये सर बाद में आया। सही कह रहे हैं सर, गड़बड़ा गए। अच्छा आगे तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। मूल कर्तव्य नहीं है तो ये तो बता ही चुका हूं, करा दिया हूं इस प्रश्न को मैं। आइए, हाँ, लोकसभा और विधानसभा के सीटों को नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में ऐसा हुआ था 25 साल के लिए। तो 2001 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 25 और 1 26 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक भी कर लीजिएगा। आइए, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 21(1) की संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी मूल अधिकार में 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें मूल कर्तव्य में भी ऐड हुआ और मूल अधिकार में भी ऐड हुआ। तो ये शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें भी याद रखना है साथ ही साथ भाई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो यही तो बता रहा था 86वां संविधान संशोधन 2002। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि, अरे बाप रे, रट लीजिए इस प्रश्न को, कहीं पूछ ना दे और आप गुल ना हो जाएं। ध्यान रखिए, पिछली बार क्या पूछा था 1275 वाले में कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, इस बार पूछ सकता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि। तो मैं बता दे रहा हूं, उपाध्यक्ष को जब चुनना होता है तो अध्यक्ष जो होते हैं वो तारीख डिसाइड करते हैं। तो कौन डिसाइड करता है, अध्यक्ष। और जब लोकसभा अध्यक्ष पूछ दे, भाई अध्यक्ष का मतलब इनका पूछ दे कि इनका चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेगा, तो इनके चुनाव की तारीख जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको, रट लीजिए, पूछेगा एग्जाम में, सीधा आएगा, ठक से आएगा, एक प्रश्न हूबहू आ जाएगा, छप जाएगा। ये सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर। जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको ये शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर।
लेकिन प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करेगा भैया? तो ये राष्ट्रपति का काम करते हैं, चूंकि शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है और राष्ट्रपति भाई नियुक्त कर देते हैं प्रोटेम को कि चलो तुम ही दिला देना यार। तो कौन प्रोटेम स्पीकर यानी सामयिक अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्लियर है ना? क्लियर है। इनका काम भी बता दिया सामयिक अध्यक्ष का कि नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना। फिर इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का, तो ये जान लीजिए। अच्छा, बिहार में जो 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ है ये अभी, ठीक है, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमेंट करिएगा, हो सकता है पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा। सर्च मार लीजिए, यादव जी का नाम भुलाना नहीं चाहिए। अब सर्च मार लीजिए आप। संसद का कोरम कितना होता है? तो 1/10। चलिए आइए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जा सकता है? तो इनको विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। संसद का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है ना। संसद का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो होता है वो होता है शून्यकाल, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, स्थगन प्रस्ताव को 50 सदस्यों को समर्थन से लाया जा सकता है। कितने? 50। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस से रोकता है? तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बताया था अनुच्छेद 211, जिसमें विधान सभा में या विधानमंडल में संसद के आचरण पर रोक था, लेकिन यहां कह रहा विधानसभा में सदस्यों के मतलब न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा था। वो था राज्य के लिए, ये केंद्र के लिए है। और यहां कहा गया है कि नहीं, संसद में भी नहीं कर सकते हैं। 21 अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं होगा, ये संसद में, और जब 211 रहे तो राज्य विधानमंडल में। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए, कौन सा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य जानते ही हैं। ये प्रश्न नहीं कराया हूं, नहीं ये नहीं कराया हूं। आइए, अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान होना, मानवीय प्रतिष्ठा का रक्षा करना, ठीक है, महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, बच्चों की प्रतिष्ठा। तो ये मूल कर्तव्य तो लिखा पढ़ी में तो यही है भैया कि महिलाओं के प्रतिष्ठा यानी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना है ना मूल कर्तव्य। अपने दायित्वों के प्रति ये सब नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि महिलाओं के प्रतिष्ठा की रक्षा करना, ठीक है। आइए, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना, ये मैं करा चुका हूं, इसको दोबारा नहीं कराऊंगा। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? सचिव पूछ सकता है, तो HBR आयंगर को सचिव नियुक्त किया गया था। आइए, किसे संविधान सभा का प्रारूपकार? तो प्रारूपकार जो थे वो LN मुखर्जी थे। कौन थे? LN मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। आइए, संविधान सभा में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग 73 सीट प्राप्त की थी, 73 पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए, संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284, जी हाँ, 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को, तारीख भी याद रख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को ये संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने। आइए, सहकारी समिति जो है वो अनुच्छेद, सहकारी समिति किस में है? तो सहकारी समिति 9B में है। सहकारी समिति जो है वो 9B में है, ध्यान रखिएगा, सहकारी समिति। आइए, न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल्स नोट करिए। ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, तो बाद में आया है, और ये अनुच्छेद 14A में जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, चुनाव जो है वो 15 भाग है, अनुच्छेद नहीं, भाग याद रखिए, 15 है भाग, यहां भी भाग ही याद रखिएगा, ये भाग है 14, ये 15 में चुनाव है। संविधान के पहले बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, कितने ने? तो 207 हो जाएगा। आइए, आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ण बंधुत्व शब्द का उल्लेख और किस जगह है? तो प्रस्तावना में तो है ही, जो बंधुत्व जो बताया था कि फ्रांस से लिया गया है, इसके साथ साथ यह मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख है, तो मूल कर्तव्य भी हो जाएगा आंसर सही। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जाते जाते अंत तक जितना मुझसे बन पा रहा है उतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। अगर ये देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में
प्रश्न आना तय है इस वीडियो से, बिल्कुल आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं प्रश्न आएगा, प्रश्न आना तय है। अगर इस वीडियो को आपने देखा है शुरू से अंत तक तो यकीन मानिए कि उन अभ्यर्थियों, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों से आप आगे रहिएगा जो इस वीडियो को स्किप किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और सफलता प्राप्त करिए। नमस्कार।